हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम सोनी। आपका स्वागत है मेरे चैनल बूस्ट योर ब्रेन पे, जिसमें आज अपन देखेंगे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर 2 ऐसे वर्मा वॉल्यूम 1 ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 के सॉल्यूशंस। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्री एंगल and it is multiplied by an arbitrary scalar, it is cross multiplied by unit vector and it is slid parallel to itself। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है। कैसे हम देखते हैं। अगर कोई वेक्टर है, हमारे पास वेक्टर ए है, अगर हम उसको आर्बिट्री एंगल पे मूव करेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आर्बिट्री एंगल पे मूव करेंगे ऑप्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। तो डायरेक्शन चेंज होते ही हम कह सकते हैं कि वो वेक्टर जो है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होते ही वेक्टर चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग इफ मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्री स्केलर, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड चेंज होते ही वो वेक्टर चेंज हो गया। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी, इट इज़ क्रॉस्ड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। तो अगर किसी भी वेक्टर को, जैसे मान लिया कोई वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन आई कैप है, और अगर उसको एक दूसरे यूनिट वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और जब रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेक्टर भी चेंज हो गया। तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। अब ये लास्ट ऑप्शन क्या कहता है, अगर इस वेक्टर को मैं इसी डायरेक्शन में रखते हुए कहीं भी शिफ्ट कर दूं, मैंने मान लिया यहाँ लाके इसको शिफ्ट कर दिया, तो इसको यहाँ लाके शिफ्ट करने पर भी इसकी डायरेक्शन भी नहीं बदली, इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला, इसका मतलब वेक्टर चेंज नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो में रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर एडिंग टू 0। 3 वेक्टर का एडिशन तभी 0 आ सकता है जब उन तीनों वेक्टर्स को किसी ट्राइंगल के साइड्स के अलोंग अरेंज किया जा सके। जैसा कि इस डायग्राम में शो किया हुआ है मैंने कि अगर ये वेक्टर ए, बी और सी को तीनों को सेम ऑर्डर में इस ट्राइंगल की साइड्स के अलोंग अरेंज कर दिया तो इन तीनों वेक्टर का सम क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का सम क्या होगा, 0 होगा। अगर इनको मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखा जाए तो अगर 3 वेक्टर किसी ट्राइंगल की साइड्स के अलोंग है तो हम जानते हैं ट्राइंगल की साइड्स वही साइड्स बन सकती है जिनमें किन्हीं दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से ऑलवेज बड़ा हो। अब हम फर्स्ट साइड चुनते हैं इसमें से 2, 4, 8। हम देखते हैं 2 और 4 का एडिशन 6 है, वो 8 से लेसर है, तो ये किसी भी ट्राइंगल की साइड्स नहीं बन सकती। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसा ट्राइंगल एक बनाना चाहें जिसमें दो साइड्स, मान लिया एक साइड 2 सेंटीमीटर की हो और दो साइड्स अलग अलग 4 और 8 सेंटीमीटर की हो, तो ऐसा ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने दो साइड्स का जो लेंथ है उनको सम करके देखा, 6 आ रहा है, वो 8 से कम है। वो ऑलवेज क्या आना चाहिए, किन्हीं भी दो साइड्स का सम किसी तीसरी साइड के मैग्नीट्यूड से बड़ा आना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी 4, 8, 4, 8 एंड 16, तो हम देखते हैं 12 इससे कम है 16 से, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी 1, 2, 1। अब इसमें देख सकते हैं हम कि इन दोनों का सम थर्ड से ज़्यादा है, 3 इज ग्रेटर देन 1, लेकिन इन दोनों का जो सम है वो तीसरी साइड के इक्वल है। तो ये ट्राइंगल का स्पेशल केस है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इस डायग्राम से जो कि साइड में मैंने बनाया हुआ है। ऑप्शन डी वो भी इनकरेक्ट ही है। ऑप्शन डी में क्या है, 0.5, 1, 2। तो हम किन्हीं भी दो साइड्स को ऐड करते हैं, जैसे मान लिया इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या मिलेगा इससे, 1.5 विच इज़ लेसर देन 2। सो ये भी इनकरेक्ट हो गया।
तो हम कह सकते हैं कि 3 ऑप्शन इसके इनकरेक्ट है, तो ये 3rd ऑप्शन इसका करेक्ट है। कैसे होगा ये देख लेते हैं। हमने स्पेशल केस लिया कि जैसे मान लिया ये जो वेक्टर बी है वो वेक्टर बी है यहाँ तक, और वेक्टर सी जो है वो यहाँ से आगे है, ठीक है, ये वेक्टर सी है। अब मैंने मान लिया वेक्टर बी जो है उसका लेंथ है 1, वेक्टर सी जो है उसका लेंथ है 1, और वेक्टर ए जो है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वेक्टर है उसका लेंथ है 2। ऐसा मान सकते हैं कि इस वेक्टर बी का लेंथ 1, वेक्टर सी का लेंथ 1, वेक्टर ए का लेंथ 2। तो ये एक ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा जिसमें ये दोनों साइड जो है वो वेक्टर ए के अलोंग आ जाएगी। तो एक स्पेशल केस हो गया जिसमें ट्रायंगल का ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, मान लिया ये एंगल क्या हो जाएगा 180, और बाकी जो दोनों एंगल है ट्रायंगल के मैग्नीट्यूड के लिए वो क्या हो जाएंगे 0 और 0। तो हम ये क्लियरली इसमें देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल का एक स्पेशल केस बन गया जिसमें ट्रायंगल की दो साइड्स जो है वेक्टर बी एंड वेक्टर सी जो है उसका एडिशन वेक्टर ए के एडिशन के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए तीनों का सम इसमें क्या हो जाएगा। मैं इसको अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो कैसे इसको शो कर सकता हूँ, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का जो वैल्यू है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है वेक्टर ए के, ठीक है, डायग्रामेटिकली हम शो कर सकते हैं। तो वेक्टर ए को जब एक तरफ लाएंगे हम तो ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। तो इस स्पेशल कंडीशन में ही ये पॉसिबल है, ठीक है, कि ये तीन जो साइड्स है ये इस केस में वेक्टर का जो सम है वो 0 आ सकता है ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए बीटा विद बी। तो हम इसमें देखेंगे ये डायग्राम जो बना हुआ है इसमें हमने वेक्टर ए की साइज मान लिया, सबसे पहले जो वेक्टर ए है मैंने यहाँ तक लिया हुआ है और वेक्टर बी जो है वो ये है। तो इस सिचुएशन में वेक्टर ए का जो वैल्यू है वो कम है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से, और जो रिजल्टेंट मिल रहा है उस सिचुएशन में उसका एंगल जो है वो वेक्टर ए के साथ में अल्फा है और वेक्टर बी के साथ में बीटा है, गिवन है इस क्वेश्चन में। तो क्लियरली देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में अल्फा ग्रेटर है बीटा से। तो हम देख सकते हैं कि जब भी वेक्टर ए का वैल्यू कम होता है तो अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होती है, अल्फा विच इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड द रिजल्टेंट ऑफ दोज टू वेक्टर्स। तो हम लिख देते हैं कि if alpha is greater than b then vector a is less than b। ये सिचुएशन, अगर दूसरी सिचुएशन लिखें कि अगर वेक्टर a का वैल्यू ग्रेटर हो वेक्टर b से तो अल्फा की वैल्यू कम आएगी बीटा से। ये 3rd सिचुएशन इसमें आ रही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये तीनों इनकरेक्ट है क्योंकि ये तो अनसर्टेन है, पॉसिबल कुछ भी हो सकता है इसमें। तो और जो डी सिचुएशन है, सिचुएशन डी जो है इसमें क्या है, सिचुएशन डी जो है इसमें अल्फा इज लेस देन बी है और ए और बी को इक्वल दे रखा है, लेकिन जब ए और बी इक्वल हो तो अल्फा और बीटा इक्वल होंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, नन ऑफ दीज। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 3 डायग्राम बनाए हुए हैं पहले से। तो इसमें मैंने माना कि रिजल्टेंट आर जो है वो ए और बी से मुझे मिला है। तो हम कह सकते हैं रिजल्टेंट आर के ए और बी दो कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ए और बी को हमने रिजोल्व किया तो आर बना। तो आर को वापस ए और बी को ऐड किया तो आर बना, तो आर को वापस ए और बी में रिजोल्व किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं ए एंड बी आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। तो इस सिचुएशन में वेक्टर आर जो है वो ए और बी
ए के इक्वल है। इस सिचुएशन में क्या है, जैसे ये जो सिचुएशन मैंने बनाई है इसमें वेक्टर ए जो है, जो कि आर का कंपोनेंट है, वो उसके इक्वल है। तो मैंने मान लिया ये वेक्टर है और ये क्या उसका कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट ए जो है वो वेक्टर आर के क्या है, इक्वल है। इस सिचुएशन में क्या है, कंपोनेंट जो है वो लेसर है वेक्टर से, क्योंकि वेक्टर ए का जो साइज है डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो वेक्टर आर के साइज से कम है। और इस सिचुएशन में क्या है, इसमें कंपोनेंट का जो साइज है वो कम है, वो वेक्टर आर से कम है। सॉरी, कंपोनेंट ए जो है इसका साइज जो है वो आर से ग्रेटर है। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों ही कंडीशन की पॉसिबल हो सकती है, तीनों की तीनों कंडीशंस। तो हम कह सकते हैं कि ऑलवेज नहीं होगा ये कंडीशन, ये तीनों कभी कभी हो सकती है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी। थैंक यू। A vector A points vertically upward and B points towards the north. The vector product A cross B हमें निकालना है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो मैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को ऐसे बना देता हूँ एंड नॉर्थ डायरेक्शन को मैं पेपर प्लेन के अंदर की तरफ बना देता हूँ इस तरीके से। ये नॉर्थ हो गई और नॉर्थ की तरफ वेक्टर B है, ये वेक्टर A है वर्टिकली अपवर्ड। तो मुझे क्या करना है, A क्रॉस B करना है। तो A क्रॉस B जब करेंगे तो अगर हम अपने राइट हैंड रूल को यूज करेंगे तो फिंगर्स को जब इस तरफ कर्ल करते हैं हम अंदर की तरफ, तो हमारा जो थंब है वो इस तरफ आता है। तो ये डायरेक्शन नॉर्थ के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मान लिया ये नॉर्थ है, जैसे ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो ये इस डायरेक्शन में क्या होता है, वेस्ट। तो जो A क्रॉस B का जो डायरेक्शन आएगा, A क्रॉस B का जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, वेस्ट। Along west is the answer. Question number 6. The radius of circle is stated as 2.12 centimeter. Area should be written as. तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर का वैल्यू 2.12 और उसका स्क्वायर प्रोबेबली, इसको कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ये आता है आपके पास 14.1124। तो इस आंसर में हम देखते हैं कि कितने फिगर्स हैं। इस आंसर में 1 2 3 4 5 6 फिगर्स हैं, जबकि अपने पास जो वैल्यू है उसमें कितने फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं। तो हमारे पास आंसर में भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। तो हम इसमें से ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर उठाएंगे। 14.1, तो ये इसका आंसर होगा 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमने 1 को राउंड ऑफ करने के लिए क्या किया, इसके बाद वाला डिजिट देखा, लेकिन ये 1 है। अगर यहाँ पर 1 के प्लेस पे 5 लिखा हुआ रहता है, 5 से बड़ी क्वांटिटी होती, 5 से बड़ा नंबर होता, तो हम यहाँ पर इसका आंसर क्या लिख देते, 14.2, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए आंसर क्या है 14.1। थैंक यू।